नमस्कार, मैं केसाराम, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांतों के अंतर्गत मार्क्सवादी सिद्धांत के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। आज का हमारा व्याख्यान समकालीन मार्क्सवादी सिद्धांत के अंतर्गत ग्रामसीवाद और नवग्रामसीवाद को समझने के ऊपर आधारित रहेगा। इससे पहले हमने 3 व्याख्यानों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत मार्क्सवादी सिद्धांत की सामान्य विशेषताओं और समकालीन मार्क्सवादी सिद्धांत की 2 धाराओं, निर्भरता सिद्धांत और विश्व व्यवस्था सिद्धांत को समझने का प्रयास किया। इस लेक्चर के अंतर्गत हम न्यू ग्रामसियनिज्म यानी नवग्रामसीवाद को समझने का प्रयास करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत नवग्रामसीवादी सिद्धांत की मूलभूत मान्यताएं क्या है, ग्रामसी के विचारों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विश्लेषण को किस तरीके से प्रभावित करने का प्रयास किया और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत ग्रामसी के विचारों को कौन कौन से विचारक लागू करने का प्रयास करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं, इन सभी को हम इस व्याख्यान के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ग्रामसीवाद या नवग्रामसीवाद, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत इस सिद्धांत को इटालियन स्कूल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह ग्रामसीवाद या नवग्रामसीवादी सिद्धांत है ये इटली के मार्क्सवादी विचारक एंटोनियो ग्रामसी का जो कार्य है, उसके जो विचार है, उससे ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के अध्ययन में विशेष रूप से ग्रामसीवाद या नवग्रामसीवादी सिद्धांत ये प्रभावशाली रहा है। इस सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लागू करने वाला विद्वान रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स है। रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स के विश्लेषण को हम बाद में समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहले हम एंटोनियो ग्रामसी के विचारों को समझने का प्रयास करेंगे। एंटोनियो ग्रामसी के किन विचारों ने, किस विचारधारा ने उसकी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित किया, तो हम एंटोनियो ग्रामसी को पहले समझने का प्रयास करते हैं। एंटोनियो ग्रामसी 1891 से लेकर 1937 तक इटली के अंतर्गत ये एक प्रभावशाली मार्क्सवादी विद्वान रहा। एंटोनियो ग्रामसी ने 1921 के अंतर्गत बोर्डिगा के साथ मिलकर इटली के अंतर्गत इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। बाद में जब इटली के अंतर्गत फाशीवादी शासन व्यवस्था स्थापित हुई तो 1926 के अंतर्गत एंटोनियो ग्रामसी की राजनीतिक गतिविधियों के लिए उसको 1926 में जेल में डाल दिया गया और एंटोनियो ग्रामसी के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाया गया और एंटोनियो ग्रामसी आजीवन जेल के अंतर्गत ही रहा। जब वो जेल के अंतर्गत रहा तो उस दौरान उसने कुछ लेख लिखे और ये लेख उसकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुए, जिसे हम प्रिजन नोटबुक्स के नाम से जानते हैं। एंटोनियो ग्रामसी ने इन लेखों के माध्यम से ये उत्तर देने का प्रयास किया कि विकसित पूंजीवादी समाजों के अंतर्गत क्रांति क्यों नहीं हो पाई। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्ल मार्क्स ने ये भविष्यवाणी की थी कि क्रांति विकसित पूंजीवादी समाजों के अंतर्गत, विकसित पूंजीवादी देशों के अंतर्गत होगी और पूंजीवाद के खिलाफ क्रांति के माध्यम से सर्वहारा वर्ग, समाजवाद और साम्यवाद की स्थापना करेंगे। लेकिन हम ये देखते हैं कि विकसित पूंजीवादी समाजों के अंतर्गत, विकसित पूंजीवादी देशों के अंतर्गत क्रांति नहीं हो पाई और क्रांति हुई 1917 के अंतर्गत पिछड़े हुए देश रूस के अंतर्गत लेनिन के नेतृत्व में। तो ग्रामसी इसी प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करता है कि विकसित पूंजीवादी समाजों के अंतर्गत मार्क्स की भविष्यवाणी के अनुसार क्रांति संभव क्यों नहीं हो पाई, और इस प्रश्न का उत्तर ग्रामसी का उसकी हेजेमनी की अवधारणा के इर्द गिर्द घूमता है। तो हम देखेंगे कि एंटोनियो ग्रामसी की हेजेमनी की अवधारणा का क्या मतलब है। वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत किसी देश के प्रभुत्व को दिखाने के लिए हेजेमनी शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मार्क्सवादी सिद्धांत के अंतर्गत हेजेमनी शब्द का अर्थ कुछ अलग तरीके से है, जिसका विश्लेषण एंटोनियो ग्रामसी ने अपने लेखन के अंतर्गत किया। तो एंटोनियो ग्रामसी के लेखन के अंतर्गत यानी मार्क्सवादी सिद्धांतकारों के लेखन के अंतर्गत हेजेमनी की अवधारणा का क्या मतलब है, इसको हम देखने का प्रयास करते हैं। हेजेमनी यानी प्राधान्य किसी प्रभुत्वशाली वर्ग द्वारा अपने अधीनस्थ वर्ग को अपनी शक्ति का प्रयोग
स्वीकृति के माध्यम से मना लेना, सहमति के साथ माध्यम से मना लेना ही प्राधान्य या हेजेमनी है। यानी जब कोई प्रभुत्वशाली वर्ग है वो अपने अधीनस्थ वर्ग को अपनी सांस्कृतिक मूल्यों, अपनी वैचारिक मूल्यों के माध्यम से, अपने पूंजीवादी मूल्यों के माध्यम से, अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सर्वोच्चता के माध्यम से अधीनस्थ वर्ग से सहमति प्राप्त कर लेता है और अधीनस्थ वर्ग है वो ये मान बैठ लेता है कि ये सारे के सारे जो मूल्य है वो उसके अपने ही मूल्य है। तो इस तरह से जब प्रभुत्वशाली वर्ग अधीनस्थ वर्ग से सहमति प्राप्त कर लेता है तो उसको हेजेमनी कहा जाता है। यानी साधारण भाषा के अंतर्गत हेजेमनी का मतलब है शक्ति का प्रयोग इस तरीके से किया जाए कि अगला सहमत हो जाए शक्ति का प्रयोग करने के लिए, और अगले को ये लगता भी नहीं है कि उसके ऊपर वास्तव में शक्ति का इस्तेमाल हुआ है। इस हेजेमनी की अवधारणा के माध्यम से एंटोनियो ग्राम्सी ने यह समझाने का प्रयास किया कि वो हेजेमनी की अवधारणा ही महत्वपूर्ण अवधारणा है विकसित देशों के अंतर्गत। इसी की बदौलत विकसित पूंजीवादी समाजों के अंतर्गत क्रांति नहीं हो पाई। अब ये जो पूंजीपति वर्ग के, बुर्जुआ वर्ग के जो सांस्कृतिक मूल्य है, पूंजीपति वर्ग की जो विचारधारा है, पूंजीपति वर्ग की जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सर्वोच्चता है, इसको समाज के अंतर्गत फैलाने का काम बुर्जुआ सिविल सोसाइटी के माध्यम से किया जाता है। एंटोनियो ग्राम्सी ये कहता है कि इन विकसित देशों के अंतर्गत, विकसित पूंजीवादी देशों के अंतर्गत बुर्जुआ सिविल सोसाइटी है वो मजबूत है और इस बुर्जुआ सिविल सोसाइटी के माध्यम से समाज के अंतर्गत ये प्रचार प्रसार किया जाता है कि ये जो पूंजीपति व्यवस्था है, जो पूंजीवाद पर आधारित व्यवस्था है, ये सभी के लिए फायदे के लिए, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। सरवारा वर्ग को इस बात का एहसास नहीं हो पाता है और सरवारा वर्ग इस व्यवस्था के प्रति अपनी सहमति जता लेता है और इस व्यवस्था के प्रति सरवारा वर्ग है वो क्रांति नहीं कर पाता है। तो ग्राम्सी ने अपनी हेजेमनी की अवधारणा के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया कि प्रचलित व्यवस्था को विकसित पूंजीवादी देशों ने किस तरीके से बनाए रखा और सरवारा वर्ग ने उसको किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं दी। तो एंटोनियो ग्राम्सी ये कहता है कि हेजेमनी की अवधारणा के माध्यम से ही विकसित पूंजीवादी देशों के अंतर्गत पूंजीवादी व्यवस्था को निरंतरता और स्थायित्व प्रदान किया जाता है। और ग्राम्सी ये कहता है कि यह कार्य बल के माध्यम से नहीं किया जाता, बल्कि यह कार्य विकसित पूंजीवादी समाजों के अंतर्गत पूंजीवादी विचारधारा के माध्यम से, नागरिक समाज के विस्तार के माध्यम से, नागरिक समाज के द्वारा अधीनस्थ वर्ग से यानी सरवारा वर्ग से सहमति प्राप्त करके प्रचलित पूंजीवादी व्यवस्था को निरंतर बनाया रखा जाता है। तो एंटोनियो ग्राम्सी ने हेजेमनी की अवधारणा के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया। दूसरी बात, एंटोनियो ग्राम्सी ने यह समझाने का प्रयास किया कि मार्क्सवादी सिद्धांत के विश्लेषण के अंतर्गत आधार के साथ साथ हमें अधिरचना को भी समझना होगा। समाज के अंतर्गत अधिरचना यानी सुपर स्ट्रक्चर की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। जब हम क्लासिकल मार्क्सिज्म को देखते हैं, शास्त्रीय मार्क्सवाद को देखते हैं, मार्क्स की राइटिंग को देखते हैं, तो मार्क्स की राइटिंग के अंतर्गत सुपर स्ट्रक्चर की तुलना में बेस यानी आधार पर ज्यादा जोर दिया गया। मार्क्स ने यह कहा कि समाज के अंतर्गत सामाजिक संबंधों का निर्धारण, सामाजिक परिवर्तन का निर्धारण, सामाजिक विकास का निर्धारण आधार के माध्यम से ही होता है। आधार के अंतर्गत क्या आता है? आधार के अंतर्गत अर्थव्यवस्था को शामिल किया जाता है, यानी उत्पादन के साधन और उत्पादन के संबंधों को आधार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। मार्क्स के अनुसार जैसे जैसे आधार के अंतर्गत बदलाव आता है, वैसे वैसे सामाजिक संबंधों के अंतर्गत बदलाव आ जाता है, वैसे वैसे सामाजिक परिवर्तन होता है, वैसे वैसे समाज का विकास भी निरंतर होता रहता है। लेकिन एंटोनियो ग्राम्सी ने मार्क्स की जो राइटिंग्स है उसको यहाँ पर थोड़ा बदलने का प्रयास किया। यहाँ पर एंटोनियो ग्राम्सी ये कहता है कि आधार के साथ साथ हमें सुपर स्ट्रक्चर को भी समझना होगा, अधिरचना को भी समझना होगा। अधिरचना के अंतर्गत क्या आता है? अधिरचना के अंतर्गत आता है शिक्षा, संस्कृति, नागरिक समाज, राजनीतिक समाज, कानूनी ढांचा, ये सारी चीजें अधिरचना के अंतर्गत शामिल होती है। अब एंटोनियो ग्राम्सी सुपर स्ट्रक्चर को दो भागों के अंतर्गत बांटने का प्रयास करता है, एक सिविल सोसाइटी, दूसरा पॉलिटिकल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी के अंतर्गत मीडिया,
शिक्षा प्रणाली, चर्च, स्वैच्छिक संगठन, इनको शामिल किया जाता है। और राजनीतिक समाज के अंतर्गत सरकार, सरकारी ढांचा यानी सेना, जेल, पुलिस और न्यायालय, इन संस्थाओं को पॉलिटिकल सोसाइटी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। एंटोनियो ग्राम्सी नागरिक समाज को वैधता स्थापित करने वाली संरचनाओं के नाम से जानता है, जबकि राजनीतिक समाज को बल प्रयोग की संरचनाओं के रूप में जानता है। यहाँ सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी की भूमिका को समझना महत्वपूर्ण है। एंटोनियो ग्राम्सी के अनुसार समाज के अंतर्गत बुर्जुआ व्यवस्था को बनाए रखने में सिविल सोसाइटी की महत्वपूर्ण भूमिका है, और इस बुर्जुआ व्यवस्था को जो वैधता प्रदान करता है, लेजिटिमेशन प्रदान किया जाता है, वो नागरिक समाज के माध्यम से ही प्रदान किया जाता है। और नागरिक समाज के द्वारा ही जो सर्वहारा वर्ग है उससे सहमति प्राप्त कर लेता है। बुर्जुआ वर्ग यानी शासक वर्ग के द्वारा अपने अधीनस्थ वर्ग से नागरिक समाज के माध्यम से ही हेजेमनी की अवधारणा का प्रचार करके हेजेमनी के माध्यम से ही सहमति हासिल की जा सकती है। इस तरीके से हम देखते हैं कि एंटोनियो ग्राम्सी ये कहता है कि नागरिक समाज के माध्यम से प्रचलित जो व्यवस्था है उसको वैधता प्रदान की जाती है। इसलिए ग्राम्सी नागरिक समाज को वैधता स्थापित करने की संरचनाओं के नाम से जानता है। प्राथमिक रूप से सहमति निर्धारण करने का कार्य समाज के अंतर्गत सिविल सोसाइटी ही करती है एंटोनियो ग्राम्सी के अनुसार। लेकिन एंटोनियो ग्राम्सी ये कहता है कि जब सहमति हासिल करने में सिविल सोसाइटी असफल रह जाती है, जब विद्रोह की आवाज उठती है प्रचलित शासन व्यवस्था के खिलाफ, तब नागरिक समाज जब असफल हो जाता है, तब राजनीतिक समाज की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। उस समय राजनीतिक समाज यानी राज्य और राज्य की जो संस्थाएं हैं वो अपनी बल प्रयोग की संरचनाओं के माध्यम से यानी वो अपनी क्षमताओं के माध्यम से उस प्रचलित व्यवस्था को बनाए रखने का प्रयास करता है। लेकिन प्राथमिक दृष्टि से एंटोनियो ग्राम्सी ये कहता है कि राज्य विकसित देशों के अंतर्गत बल प्रयोग नहीं करता है, बल्कि सिविल सोसाइटी के माध्यम से अधीनस्थ वर्ग से, सर्वहारा वर्ग से सहमति प्राप्त कर लेता है। इसलिए एंटोनियो ग्राम्सी कहता है कि सर्वहारा वर्ग पूंजीपति वर्ग के खिलाफ विकसित पूंजीवाद देशों के अंतर्गत क्रांति नहीं कर पाया, क्योंकि नागरिक समाज के माध्यम से इस अधीनस्थ वर्ग से सहमति प्राप्त कर ली गई है, और सर्वहारा वर्ग को अपने शोषण का एहसास भी नहीं हो पाता है। और सर्वहारा वर्ग बुर्जुआ वर्ग के मूल्यों को, बुर्जुआ वर्ग की संस्कृति को अपने मूल्य और अपनी संस्कृति के रूप में मानकर बैठ गया है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। तो एंटोनियो ग्राम्सी ये कहता है कि इन विकसित पूंजीवादी देशों के अंतर्गत प्रचलित व्यवस्था को चुनौती कैसे दी जा सकती है, व्यवस्था के अंतर्गत बदलाव कैसे लाया जा सकता है। तो एंटोनियो ग्राम्सी ये कहता है कि जिस तरीके से बुर्जुआ वर्ग के नागरिक समाज स्थापित किया गया है, ठीक उसी तरीके से सर्वहारा वर्ग को भी अपनी सिविल सोसाइटी का विकास करना होगा। सर्वहारा वर्ग को भी अपने संगठित बुद्धिजीवियों का विकास करना होगा, और इन संगठित बुद्धिजीवियों को, जो सर्वहारा वर्ग के संगठित बुद्धिजीवी होंगे और सर्वहारा वर्ग की संस्कृति और सर्वहारा वर्ग के मूल्यों पर आधारित जो सिविल सोसाइटी होगी, उसको एंटोनियो ग्राम्सी काउंटर हेजेमोनिक स्ट्रगल्स यानी काउंटर हेजेमोनिक व्यवस्था के रूप में जानता है। यानी ये जो काउंटर हेजेमोनिक व्यवस्था होगी नागरिक समाज के अंतर्गत, ये बुर्जुआ वर्ग की संस्कृति, बुर्जुआ वर्ग के मूल्य, बुर्जुआ वर्ग की सर्वोच्चता को चुनौती देने का कार्य करेंगे, उसको ध्वंस करने का कार्य करेंगे, और जो बुर्जुआ वर्ग का प्रचलित आधिपत्य है उसको चुनौती देने का काम करेंगे। तो इन समाजों के अंतर्गत क्रांति हो पाएगी, और इस तरीके से काउंटर हेजेमोनिक स्ट्रगल के माध्यम से, सर्वहारा वर्ग के नागरिक समाज के माध्यम से, सर्वहारा वर्ग के संगठित बुद्धिजीवियों के माध्यम से क्रांति करना संभव है और प्रचलित व्यवस्था को बदलना संभव हो पाएगा। अन्यथा क्रांति करना विकसित पूंजीवादी देशों के अंतर्गत संभव नहीं है। तो हमने एंटोनियो ग्राम्सी के विचारों को समझने का प्रयास किया, लेकिन हमने इस एंटोनियो ग्राम्सी के विचारों को जब समझा तो हम देखते हैं कि एंटोनियो ग्राम्सी का सारा विश्लेषण है वो
इस पर आधारित है कि विकसित पूंजीवादी समाजों के अंतर्गत क्रांति क्यों नहीं हो पाई, तो वो हेजेमनी की अवधारणा के माध्यम से, सहमति की अवधारणा के माध्यम से, सिविल सोसाइटी की अवधारणा के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करता है। अब हमने ये देखा कि एंटोनियो ग्राम्सी का सारा विश्लेषण है वो बुर्जुआ वर्ग और सररा वर्ग के संदर्भ में। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में एंटोनियो ग्राम्सी ने प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन एंटोनियो ग्राम्सी के विचारों को अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत कुछ विद्वानों ने लागू करने का प्रयास किया, और एंटोनियो ग्राम्सी के ये जो विचार है अंतरराष्ट्रीय संबंधों में लागू करने के जिन विद्वानों ने प्रयास किया, उनके सिद्धांतों को समग्र रूप से नवग्राम्सीवाद या ग्राम्सीवाद के नाम से अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत जाना जाता है। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि एंटोनियो ग्राम्सी के विचारों को अंतरराष्ट्रीय संबंधों में किस तरीके से लागू किया गया। रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स, ये कनाडा का एक विद्वान है। रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स ने ही सर्वप्रथम एंटोनियो ग्राम्सी के विचारों को अंतरराष्ट्रीय संबंधों में लागू करने का प्रयास किया और प्रचलित जो विश्व व्यवस्था है, वर्ल्ड ऑर्डर है, उसको समझने का प्रयास किया। विश्व राजनीति के अध्ययन के लिए रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स ने ग्राम्सियन दृष्टिकोण विकसित किया। अंतरराष्ट्रीय संबंध और अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रचलित सिद्धांतों की रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स ने नवग्राम्सियनवाद के माध्यम से आलोचना की। यानी अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत जो मुख्य धारा के सिद्धांत थे, जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत वर्तमान में प्रचलित पूंजीवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था है, उसको नवग्राम्सियनवाद यानी ग्राम्सी के विचारों के माध्यम से रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स ने समझाने का प्रयास किया और विश्व राजनीति के अंतर्गत विश्लेषण के लिए एक वैकल्पिक फ्रेमवर्क का भी विकास किया। 1981 के अंतर्गत रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स का एक आर्टिकल आया, सोशल फोर्सेज, स्टेट्स एंड वर्ल्ड ऑर्डर बियॉन्ड इंटरनेशनल रिलेशन थ्योरीज। इस आर्टिकल के माध्यम से रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स ने यह समझाने का प्रयास किया कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत जितने भी सिद्धांतों का विकास हुआ है, उन सिद्धांतों का एक मुख्य उद्देश्य है और वो किसी न किसी उद्देश्य के लिए किसी न किसी व्यवस्था को वैधता प्रदान करने के लिए ही उन सिद्धांतों का विकास किया। इस आर्टिकल्स का एक प्रसिद्ध कथन है जिसको सबसे ज्यादा कोट किया जाता है। रॉबर्ट कॉक्स इस आर्टिकल्स के अंतर्गत कहता है कि सिद्धांत हमेशा किसी के लिए और किसी उद्देश्य के लिए निर्मित होता है। यानी कोई सा सिद्धांत, तो प्रत्येक सिद्धांत का हमेशा कोई ना कोई उद्देश्य होता है, वो हमेशा किसी न किसी प्रचलित व्यवस्था को वैधता प्रदान करने के लिए ही विकसित किया जाता है। रॉबर्ट कॉक्स ये कहता है कि ज्ञान वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता। जिस तरह का प्रत्यक्षवादियों ने, वैज्ञानिक सिद्धांतकारों ने यह दावा किया कि ज्ञान वस्तुनिष्ठ होता है, ज्ञान व्यक्तिनिष्ठ नहीं होता। अपने मूल्यों को अलग करके तथ्यों के माध्यम से वस्तुनिष्ठ ज्ञान का विकास किया जा सकता है, लेकिन रॉबर्ट कॉक्स ये कहता है कि कोई भी ज्ञान वस्तुनिष्ठ हो ही नहीं सकता। ज्ञान हमेशा व्यक्तिनिष्ठ ही होता है। ज्ञान को, सिद्धांतों को व्यक्ति के जो अंतर्निहित मूल्य हैं, सामाजिक संरचनाएं हैं, वो हमेशा प्रभावित करती ही है। इसलिए ज्ञान हमेशा व्यक्तिनिष्ठ ही होता है, कभी वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता। और प्रत्येक सिद्धांत और प्रत्येक ज्ञान है वो समयहीन भी नहीं हो सकता, टाइमलेस भी नहीं हो सकता, वो किसी न किसी समय से है वो बंधा हुआ होता है। जैसा कि रॉबर्ट कॉक्स उदाहरण देता है कि यथार्थवादी विद्वानों ने और नव यथार्थवादी विद्वान ये दावा करते हैं कि उन्होंने अंतरराष्ट्रीय संबंधों को वैज्ञानिक तरीके से समझने का प्रयास किया। जैसा कि यथार्थवादियों ने और नव यथार्थवादियों ने वैश्विक व्यवस्था का विश्लेषण उस तरीके से किया जिस तरीके से वो वैश्विक व्यवस्था को पाते हैं। जिस समय यथार्थवादी और नव यथार्थवादी विद्वान ये दावा करते हैं कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत शक्ति के लिए राज्यों के मध्य संघर्ष होता है, शक्ति संतुलन के माध्यम से ही अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत युद्ध को रोका जा सकता है, संघर्षों को रोका जा सकता है। तो रॉबर्ट कॉक्स यहाँ ये प्रश्न उठाता है कि ये शक्ति संतुलन किसके लिए, पावर किसके लिए, प्राधान्य किसके लिए। तो रॉबर्ट कॉक्स ये कहता है कि जिन देशों का, जिन राज्यों का
विश्व व्यवस्था के अंतर्गत प्रभुत्व है, उन्हीं के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के सिद्धांतों का निर्माण किया गया। रॉबर्ट कॉक्स ये कहता है कि सभी ज्ञान कम से कम सामाजिक दुनिया के अंतर्गत एक निश्चित संदर्भ को, एक निश्चित समय को और एक निश्चित स्थान को ही दर्शाता है। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि तथ्यों और मूल्यों के बीच में प्रत्यक्षवादियों ने यानी वैज्ञानिक सिद्धांतकारों ने अलगाव करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि तथ्यों को मूल्यों से अलग कर वैज्ञानिक सिद्धांतों का निर्माण किया जा सकता है। तो रॉबर्ट कॉक्स इस बात का खंडन करता है। रॉबर्ट कॉक्स ये कहता है कि तथ्यों और मूल्यों के बीच में किसी प्रकार का कोई अलगाव नहीं किया जा सकता। ग्रामसी की जो हेजेमनी की अवधारणा है उसको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत रॉबर्ट कॉक्स ने लागू करने का प्रयास किया। रॉबर्ट कॉक्स ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत जो डोमिनेंट पावर्स है, प्रभुत्वशाली शक्तियां हैं, उन्होंने ऐसी विश्व व्यवस्था को आकार देने का प्रयास किया है जो उनके हितों के अनुकूल हो। जो व्यवस्था डोमिनेंट पावर्स के हितों के अनुकूल होती है उस व्यवस्था को ही लगातार बनाए रखने का ये प्रभुत्वशाली शक्तियां हैं वो समर्थन करती है। और प्रभुत्वशाली शक्तियों की इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही यथार्थवाद, नव यथार्थवाद और नव उदारवाद जैसे सिद्धांतों का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत विकास किया गया है। अब ग्रामसी की जो अवधारणा है उसको रॉबर्ट कॉक्स किस तरीके से लागू करता है, जहां ग्रामसी ये कहता है, घरेलू स्तर पर बात की हालांकि ग्रामसी ने कि बुर्जुआ वर्ग है वो सरवारा वर्ग से सहमति प्राप्त कर लेता है हेजेमनी की अवधारणा के माध्यम से। ठीक उसी तरीके से रॉबर्ट कॉक्स ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत भी प्रभुत्वशाली जो शक्तियां हैं वो प्रभुत्वहीन शक्तियों से सहमति प्राप्त कर लेता है और ये कार्य बल के साथ साथ सहमति के माध्यम से भी संपन्न किया जाता है। यानी बल के अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत विश्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सहमति के माध्यम से भी बनाया रखा जाता है और ये व्यवस्था हमेशा पूंजीवादी देशों, विकसित पूंजीवादी देशों के हितों के अनुकूल ही होती है। तो एंटोनियो ग्रामसी की जो हेजेमनी की अवधारणा है उसको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत लागू करने का रॉबर्ट कॉक्स ने प्रयास किया और रॉबर्ट कॉक्स ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत भी सहमति के माध्यम से यानी अधीनस्थ जो देश है, जो प्रभुत्वहीन देश है, प्रभुत्वहीन राज्य है, कम विकसित राज्य है, विकासशील जो राज्य है, उनसे विकसित राज्य एक तरीके से सहमति प्राप्त कर लेता है और उस सहमति के माध्यम से ही पूंजीवादी देश, विकसित पूंजीवादी देश विकासशील और अल्प विकसित देशों के ऊपर अपना प्रभुत्व बनाए रखते हैं। यहाँ रॉबर्ट कॉक्स दो देशों के उदाहरण देता है, अमेरिका और ब्रिटेन। रॉबर्ट कॉक्स ये कहता है कि अमेरिका और ब्रिटेन दो ऐसे हेजेमन स्टेट्स है, प्राधान्य शक्तियां हैं जिसका जो प्रमुख प्राधान्य विचार है वो मुक्त व्यापार का विचार है। यानी ये जो अमेरिका और ब्रिटेन है ये अपने मुक्त व्यापार के विचारों के माध्यम से ये भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं कि मुक्त व्यापार संपूर्ण दुनिया के लिए फायदेमंद है। इससे विकसित देशों के साथ साथ अल्प विकसित देशों, विकासशील देशों यानी तीसरी दुनिया के देशों को भी फायदा होता है। लेकिन रॉबर्ट कॉक्स ये कहता है कि ये मुक्त व्यापार की जो अवधारणा है, मुक्त व्यापार का जो विचार है, ये केवल विकसित पूंजीवादी देशों की हेजेमनी स्थापित करने के लिए ही फायदेमंद है। तीसरी दुनिया के देशों के लिए ये बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है या कम फायदेमंद है। रॉबर्ट कॉक्स ये कहता है कि शीत युद्ध के बाद जो अमेरिका की हेजेमनी स्थापित हुई, इस हेजेमनी का जो प्रमुख कारण है वो नव उदारवादी अवधारणा का प्रचार करना है। नव उदारवादी अवधारणा, इसको हम वाशिंगटन कंसेंसस के माध्यम से भी समझ सकते हैं। वाशिंगटन कंसेंसस के माध्यम से ये विचार प्रचारित किया गया कि उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की जो अवधारणाएं है, मुक्त व्यापार है, राजकीय जो राजकोषीय जो असंतुलन है उसको कम करना, अपनी सीमाओं को मुक्त व्यापार के लिए खोल देना, ये वाशिंगटन कंसेंसस की प्रमुख विशेषताएं, वाशिंगटन सहमति की प्रमुख विशेषताएं। और इस नव उदारवादी अवधारणा का इस तरीके से दुनिया के अंतर्गत प्रचार किया गया
कि ये जो मुक्त व्यापार है ये सभी के लिए फायदेमंद है। उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण ये सभी देशों के लिए फायदेमंद है। लेकिन रॉबर्ट कॉक्स ये कहता है कि वास्तव में ही इस विचार के पीछे का जो मुख्य उद्देश्य है वो अमेरिका का प्राधान्य स्थापित करना, अमेरिका की हेजेमनी स्थापित करना उसका प्रमुख उद्देश्य है। और इस नव उदारवादी अवधारणा के माध्यम से रॉबर्ट कॉक्स ये समझाने का प्रयास करता है कि अमेरिका ने किस तरीके से अल्प विकसित देशों से और विकासशील जो देश है उनसे ये सहमति प्राप्त कर ली है कि नव उदारवादी जो सिद्धांत है, नव उदारवादी जो अवधारणा है, मुक्त व्यापार है, उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण ये सभी के लिए फायदेमंद है। लेकिन रॉबर्ट कॉक्स ये कहता है कि वास्तव में ऐसा नहीं है, बल्कि यह भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया है। ये अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किया गया है। ये कम विकसित देशों से, विकासशील देशों से, तीसरी दुनिया के देशों से विकसित देशों के द्वारा यानी अमेरिका के द्वारा अपनी सहमति प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। वास्तव में इससे फायदा विकसित पूंजीवादी देशों को होता है, अल्प विकसित देशों को वास्तविक फायदा नहीं हो पाता। तो रॉबर्ट कॉक्स ने यह समझाने का प्रयास किया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत भी हेजेमनी के माध्यम से, प्राधान्य के माध्यम से, सहमति के माध्यम से ही प्रचलित जो पूंजीवादी वैश्विक व्यवस्था है उसको बनाया रखा जाता है। और यहाँ पर केवल बल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल के साथ साथ सहमति का भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अंतर्गत जो सहमति की अवधारणा है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब रॉबर्ट कॉक्स ने जो हेजेमनी की अवधारणा के माध्यम से प्रचलित वैश्विक व्यवस्था को समझाने का प्रयास किया, यह तो उसका विश्लेषण हुआ। लेकिन रॉबर्ट कॉक्स से ये उम्मीद रखता है कि ये जो प्रचलित पूंजीवादी वैश्विक व्यवस्था है, प्रचलित पूंजीवादी वैश्विक व्यवस्था के अंतर्गत जो विकसित राज्यों का डोमिनेशन है, उनका जो प्रभुत्व है, उसके बावजूद भी वर्तमान वैश्विक व्यवस्था को चुनौती दी जा सकती है। यह अचुनौतीपूर्ण नहीं है। लेकिन चुनौती दी कैसे दी जा सकती है, यहां पर भी वो एंटोनियो ग्राम्सी के विचारों को ही लागू करता है और ये कहता है कि हम काउंटर हेजेमोनिक मूवमेंट्स यानी प्रतिकारी प्राधान्य आंदोलनों के माध्यम से प्रचलित पूंजीवादी व्यवस्था को चुनौती दे सकते हैं। यानी जो प्रचलित प्राधान्य है विकसित देशों का, उस प्राधान्य को चुनौती दी जा सकती है। किस तरीके से? सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है। इस तरह की सिविल सोसाइटी का विकास करने की आवश्यकता है जो नव उदारवादी अवधारणा है और मुख्य धारा के जो सिद्धांत है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत उसको चुनौती देने का कार्य करे। तो प्रचलित वैश्विक व्यवस्था को चुनौती दी जा सकती है और एक मुक्तिकारी वैश्विक व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है। यहाँ रॉबर्ट कॉक्स मार्क्स के विचार का भी समर्थन करता है। मार्क्स का ये विचार था कि पूंजीवाद एक अस्थिर प्रणाली है। अंतोदगत्वा पूंजीवाद के अंतर्गत जो विरोधाभास है उसके कारण अंतोदगत्वा यानी अंत में पूंजीवाद का पतन होना निश्चित है। तो यहाँ पर रॉबर्ट कॉक्स भी ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत भी जो प्रचलित पूंजीवादी वैश्विक व्यवस्था है उसका भी एक न एक दिन अंत होना निश्चित है। और ये अंत कैसे हो सकता है? ये अंत काउंटर हेजेमोनिक आंदोलनों के माध्यम से हो सकता है, यानी नव सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से और सिविल सोसाइटी की भूमिका के माध्यम से इस प्रकार की जो प्रचलित वैश्विक व्यवस्था है उसको चुनौती दी जा सकती है और इस वैश्विक व्यवस्था को बदला जा सकता है और इमेंसिपेशन यानी मुक्ति पर आधारित नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है। तो हमने ये देखने का प्रयास किया कि रॉबर्ट कॉक्स ने एंटोनियो ग्राम्सी की विचारधारा को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत किस तरीके से लागू करने का प्रयास किया। जहां ग्राम्सी घरेलू स्तर पर बुर्जुआ वर्ग और सरदार वर्ग के मध्य संबंधों को समझाने के लिए हेजेमनी की अवधारणा का इस्तेमाल करता है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत विकसित देशों के प्राधान्य को समझाने के लिए रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स से एंटोनियो ग्राम्सी की हेजेमनी की अवधारणा का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत इस्तेमाल करता है। सिद्धांतों का वर्गीकरण। रॉबर्ट कॉक्स ने सिद्धांतों का दो भागों के अंतर्गत वर्गीकरण किया, एक समस्या समाधान सिद्धांत, दूसरा आलोचनात्मक सिद्धांत। समस्या समाधान सिद्धांत यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी। रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स ये कहता है कि इस प्रकार के जो सिद्धांत है यानी समस्या समाधान जो सिद्धांत है
वो यथास्थिति का समर्थन करते हैं। यानी जो स्थिति है, जो प्रचलित शासन व्यवस्था है, जिसकी प्रचलित शासन व्यवस्था के अंतर्गत प्रभुत्व है, उसी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समस्या समाधान सिद्धांतों का विकास किया गया है। यानी यह प्रचलित व्यवस्था को, प्रचलित शासन व्यवस्था को, प्रचलित विश्व व्यवस्था को वैधता प्रदान करने का कार्य करता है, उसको स्थिरता प्रदान करने के कार्य करता है, उनको निरंतर बनाए रखने का कार्य करता है। रॉबर्ट कॉक्स ये कहता है कि यथार्थवाद, नव यथार्थवाद, उदारवाद और नव उदारवाद जैसे सिद्धांत ये प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्योरी यानी समस्या समाधान सिद्धांत के ही हिस्से हैं। जबकि क्रिटिकल जो थ्योरी है, आलोचनात्मक सिद्धांत है, यह यथास्थिति का समर्थन नहीं करती। यह विद्यमान जो प्रचलित शासन व्यवस्था है, जो प्रभुत्वशाली व्यवस्था है, उसको चुनौती देने का कार्य करती है। और ये सिद्धांत यानी क्रिटिकल थ्योरी परिवर्तन का समर्थन करती है। यानी समाज के अंतर्गत जिस तरह की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंतर्गत बदलाव कैसे लाया जा सकता है, इसका क्रिटिकल थ्योरी समर्थन करती है। और क्रिटिकल थ्योरी एक चिंतनशील सिद्धांत है जो इस तरह का चिंतन करता है कि इमेंसिपेशन पर आधारित, मुक्ति पर आधारित व्यवस्था की स्थापना किस तरीके से की जा सकती है। रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स से समस्या समाधान सिद्धांत का खंडन करता है, समस्या समाधान सिद्धांत को चुनौती देता है और आलोचनात्मक सिद्धांत का समर्थन करता है। आगे के व्याख्यान के अंतर्गत हम एक और मार्क्सवादी सिद्धांत की धारा यानी क्रिटिकल थ्योरी पर चर्चा करेंगे। तब हम क्रिटिकल थ्योरी के ऊपर और ज्यादा डिटेल से चर्चा करेंगे। अब ये तो ही रॉबर्ट कॉक्स के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत ग्रामशी की अवधारणा को लागू करने की बात। इसके अलावा हाल ही के लेखन के अंतर्गत भी ग्रामशी की राइटिंग को अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत मार्क रूपर्ट और डब्ल्यू.आई. रॉबिन्सन ने भी ग्रामशी की आइडियोलॉजी को, ग्रामशी की हेजेमनी की अवधारणा को अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत लागू करने का प्रयास किया है। यानी हाल ही के लेखन के अंतर्गत ग्रामशी के लेखन को अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत रॉबर्ट कॉक्स के अलावा लागू करने वाले जो चिंतनकार है वो है मार्क रूपर्ट और डब्ल्यू.आई. रॉबिन्सन। ये दोनों विद्वान है, ये पूंजीवादी व्यवस्था के विकल्प के रूप में, यानी जो प्रचलित शासन व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था है, वैश्विक व्यवस्था है, उसका एक विकल्प तलाश करने का प्रयास करते हैं। ये दोनों विद्वान वैश्वीकरण के विस्तार की समीक्षा करते हैं और ये विश्लेषण करते हैं कि हेजेमनी की अवधारणा के माध्यम से किस तरीके से वैश्वीकरण का निरंतर विकास किया जा रहा है। रॉबिन्सन ये कहता है कि ट्रांसनेशनल कैपिटलिस्ट यानी क्लास यानी अंतर सरकारी पूंजीवादी वर्ग के विस्तार के माध्यम से हेजेमनी का उद्भव और ज्यादा हुआ है। जहां रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स राष्ट्र राज्यों की हेजेमनी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विश्लेषण करने का प्रयास करता है, वहीं रॉबिन्सन ये कहता है कि एक अंतर सरकारी पूंजीवादी वर्ग या यूं कहे कि एक राष्ट्रीयतर पूंजीवादी वर्ग का विस्तार हुआ है। जैसे हम देखते हैं कि मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं उनके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुर्जुआ वर्ग का, वैश्विक स्तर पर बुर्जुआ वर्ग का विकास हुआ है और मल्टीनेशनल कंपनियों के माध्यम से और इस राष्ट्रीयतर पूंजीवादी वर्ग के माध्यम से हेजेमनी स्थापित करने का वैश्विक व्यवस्था के अंतर्गत 21वीं शताब्दी के अंतर्गत और ज्यादा प्रयास किया जा रहा है और इसी के माध्यम से वैश्विक व्यवस्था के अंतर्गत हेजेमोनिक पावर को, प्राधान्य शक्ति को निर्मित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मार्क रूपर्ट और डब्ल्यू.आई. रॉबिन्सन ने भी ग्रामशी के लेखन को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत विश्लेषित करने का प्रयास किया। हमने पहले ये देखा कि ग्रामशी का चिंतन किस तरीके का है, ग्रामशी की हेजेमनी की अवधारणा क्या है, उसकी सहमति की अवधारणा क्या है। बाद में हमने ये देखा कि रॉबर्ट डब्ल्यू कॉक्स ने ग्रामशी की जो हेजेमनी की अवधारणा है, ग्रामशी की जो सहमति की अवधारणा है, उसको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत लागू कर वैश्विक व्यवस्था का विश्लेषण किस तरीके से किया। और लास्ट के अंतर्गत हमने ये देखा कि ग्रामशी के लेखन को हाल के समय के अंतर्गत किन विद्वानों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत लागू करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत ग्रामशीवादी सिद्धांत या नव ग्रामशीवादी सिद्धांत आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।